मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने जो राजस्थान के भूगोल की क्लास स्टार्ट की थी, उसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन को लेकर हमने मुख्य रूप से राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। जिसमें देखो, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा है पूर्वी मैदानी भाग। इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को। जिसमें हमने पहले भाग की जो चर्चा कर रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में करके हम पढ़ रहे हैं। एक भाग जिसमें शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इन दोनों में कुछ जो विशेष प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, उन स्तूपों की चर्चा करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है एग्जामिनर। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या होता है? बालू का स्तूप, देखिए नाम से देखिए, बालूका का मतलब होता है बालू या रेत के कण, और स्तूप का मतलब होता है टीले। क्या होता है? टीले। तो देखिए, ये रेत का टीला, इस बालूका का मतलब होता है रेत और स्तूप का मतलब होता है टीला। तो ये बालूका स्तूप क्या होते हैं? जो रेत के जो टीले होते हैं उसको बोलते हैं बालूका स्तूप। तो ये रेत के टीले विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के जो बालू का स्तूप किस जगह का प्रसिद्ध है। तो इनको याद रखना है कि कौन सा प्रकार है और किस जगह के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, बालू का स्तूप रेत के टीले को कहा जाता है। बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? जब मान लो कि मिट्टी या रेत एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो यहाँ से उसका अपरदन हुआ है और जिस जगह पर जाके बैठती है या आकृति बनाती है उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो ये किसका प्रतिफल है? अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। जैसे मान लिया यहाँ से कोई बालू मिट्टी के कण यहाँ से उठते हैं, तो ये बोलते हैं अपरदन। और जिस जगह पर जैसी आकृति बना लेते हैं वहां पे ये जम जाते हैं, इसको बोलते हैं निक्षेपण। तो देखो, इस अपरदन और निक्षेपण की प्रतिफल है क्या? बालू का स्तूप। तो देखिए बालू का स्तूप, बालू का स्तूप अपरदन व निक्षेपण का प्रतिफल है, यानी अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है बालू का स्तूप। देखिए, बालू का स्तूप एक क्या है? रेत का टीले है। रेत के टीले को कहा जाता है जो अपरदन और निक्षेपण के द्वारा बनते हैं। देखिए, हमारे राजस्थान की आकृति ये है। देखिए, इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो इस प्रदेश में यहां से ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब अरावली के पश्चिम दिशा की ओर ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका 61.11% मरुस्थल है, लेकिन इसका 58% भाग पे क्या है? पश्चिमी मरुस्थल में है। और जो 2-3% है वो अरावली की जो कटी फटी खाड़ियां है उसमें विस्तृत है, फैला हुआ है। तो इस प्रकार जो अरावली की पश्चिम की ओर 58% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। स्तूप युक्त होता है, बालू का स्तूप युक्त, यानी जहां पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल का 58.50% भाग पे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50% मुक्त प्रदेश है। देखिए, राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 58.50% भाग पे बालू का स्तूप युक्त है
और 41.50 भाग बालू का स्तूप मुक्त है। यानी यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये तो हो गई इनकी बात। अब देखिए जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप को जैसलमेर में बोलते हैं इसको धरियन, धरियन। ये कहाँ बोला जाता है? जैसलमेर, जैसलमेर में स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? दरियन बोलते हैं। तो दरियन कहाँ बोला जाता है? जैसलमेर में बोलते हैं। स्थानीय भाषा में जैसलमेर में बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? दरियन बोलते हैं। और देखिए साहित्य भाषा में, साहित्य भाषा में, भाषा में स्तूपों को, स्तूपों को धोरे कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। देखिए दरियन और धोरे क्या होते हैं? जैसलमेर में स्थानीय भाषा में जो बालू का स्तूप है इसको दरियन बोलते हैं, और जो साहित्य भाषा में स्तूपों को क्या बोलते हैं? धोरे बोलते हैं। तो धोरे और दरियन एक ही है, टिल्ले इन सबका इस बालू का स्तूप के ही उपनाम है। इतनी बात हो गई। अब देखिए जो बालू का स्तूप है, सर्वाधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं चूरू जिले में, लेकिन जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप, यानी जो बालू का स्तूप के अलग अलग प्रकार हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए पहली चीज, सर्वाधिक, सर्वाधिक बालू का स्तूप चूरू में पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में पाए जाते हैं। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। देखिए दोनों अलग अलग लाइन है। देखिए सभी प्रकार के बालू का स्तूप यानी बालू का स्तूपों के अलग अलग प्रकार है, जैसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। तो ये अलग अलग प्रकार है। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं कहाँ पे? जोधपुर में पाए जाते हैं। लेकिन वैसे बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में पाए जाते हैं। दोनों फैक्ट है, याद रखना है इनको। देखिए इसके बाद में देखिए अब हम इन बालू का स्तूपों को पढ़ते हैं किसके अनुसार? पवन के आधार पर, यानी जहां से हवा चलती है हवा के अनुसार बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तो उनके आधार पर इनको पढ़ेंगे। देखिए देखिए पवन के आधार पर देखो पवन या हवा के आधार पर, आधार पर बालू का स्तूपों के प्रकार। देखिए इनके प्रकार कौन कौन से? देखिए मुख्य रूप से पहला जो प्रकार है वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। देखिए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या होता है? इस बालू का स्तूप को रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये हवा के समांतर बनते हैं, हवा के समांतर बनते हैं। देखिए जैसे मान लिया हवा इधर से चल रही है तो ये बालू का स्तूप ऐसे बनते हैं, तो ये हवा के समांतर बनते हैं और ये एक रेखा में बनते हैं। जैसे एक बालू का स्तूप यहाँ इसके लाइन में ही, एक ही लाइन पे ये बनते हैं, इसलिए इस बालू का स्तूप को बोलते हैं रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। तो रेखीय बालू का स्तूप के नाम से किसको जानते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को, जो हवा के कैसे बनते हैं? समांतर बनते हैं, हवा के समांतर बनते हैं। एक देखो यहाँ पे इनके पास में जो नीचे ये दो स्तूपों के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं गारो,
गारो या कारवा। तो इन दो स्तूपों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? गारो या कारवा बोलते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप में क्या याद रखना है कि ये हवा की समांतर बनते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम है रेखीय बालुका स्तूप, और इन दो स्तूपों के बीच के जो जगह है उसको बोलते हैं गारो या कारवा बोलते हैं। एक चीज ये याद रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। देखो जैसलमेर और बाड़मेर में कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखो इनमें जो बालुका स्तूपों में जो मुख्य रूप से ये याद रखना है कि एक तो इनकी विशेषता याद रखनी है कि क्या विशेषताएं हैं और किस जगह पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक देखो इसकी विशेषता तो एक ये है कि हवा के समांतर बनते हैं, और इस बालुका स्तूप को रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं, और इन दो स्तूपों के बीच के भाग को बोलते हैं गारो या कारवा बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप को हमने पढ़ लिया। इतनी बात इसमें याद रखनी है। दूसरा जो स्तूप है वो कौन सा है? देखिए दूसरा स्तूप देखिए दूसरा स्तूप है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो दूसरा बालुका स्तूप कौन सा है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। दूसरा कौन सा है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। देखिए ये बालुका स्तूप कैसे बनते हैं? ये हवा के समकोण पर बनते हैं, यानी हवा के दिशा, यानी हवा की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। देखिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ बनते हैं? ये हवा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। पहली इनकी विशेषता है। देखिए इन स्तूपों में देखो जो हवा है, हवा के दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। देखिए इनकी और क्या विशेषताएं हैं? ये मंद वायु के द्वारा निर्मित होते हैं। मंद वायु द्वारा निर्मित, यानी जो हवा की जो गति है वो मंद होती है, उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। देखिए ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक देखो कहाँ पाए जाते हैं? एक तो पुंगल के चारों ओर, पुंगल यानी बीकानेर, पुंगल यानी बीकानेर के चारों ओर। दूसरा है रावतसर, जो पड़ता है कहाँ? हनुमानगढ़, और चूरू और झुंझुनू इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। देखिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की विशेषता क्या है कि ये हवा के समकोण बनते हैं। पहली विशेषता तो ये हवा के समकोण बनते हैं, और ये मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं, और मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं? पुंगल, बीकानेर। ये प्रश्न आया हुआ है कि जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो पुंगल के चारों ओर, जो कि बीकानेर में है, रावतसर हनुमानगढ़ में, और चूरू और झुंझुनू इन क्षेत्रों में ये स्तूप पाया जाता है। देखिए इसके बाद में एक तीसरा जो स्तूप है वो देखिए अवरोधी बालुका स्तूप। कौन सा स्तूप है? अवरोधी बालुका स्तूप। अवरोधी बालुका स्तूप, देखो ऐसा स्तूप जो किसी अवरोध के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे मान लिया जैसे हवा चल रही है और अपने साथ अपनी मिट्टी या रेत को उड़ा कर ले जा रही है, और वो किसके सहारे रुकेगी? जब यदि कोई पेड़ हो, कोई इमारत हो, कोई दीवार हो, या कोई पहाड़ी पर्वत हो, उनकी जगह पे वो मिट्टी एकत्रित हो जाती है। तो इससे निर्मित जो स्तूप है उसको बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप, यानी हवा के बीच में कोई अवरोध होगा। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की जो अरावली है, जैसे अरावली है,
अरावली ऐसे जा रही है, तो यहाँ से जब बालू उठती है तो इधर की ओर जाती है, तो ये अवरोध का काम करती है। यानी इस मरुस्थल, आप पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि रेगिस्तान का मार्च, यानी रेगिस्तान का मार्च का मतलब ये हुआ कि मरुस्थल का विस्तार होना। तो ये विस्तार को रोक रही है कौन? अरावली। कि यहाँ से जो बालू मिट्टी है उड़ उड़ के यहाँ से आती है, तो इनको यहाँ रोक रही है, तो ये अवरोध का काम कर रही है। तो उसी प्रकार से कोई ना कोई क्या होगा? अवरोध होगा, और अवरोध के कारण क्या होगा? कोई स्तूप का निर्माण होगा। तो इसकी विशेषता क्या है? यानी ऐसा स्तूप जो जो किसी अवरोध द्वारा निर्मित होते हैं। यानी ऐसा स्तूप जो किसी अवरोध के द्वारा निर्मित होते हैं। उस स्तूप जैसे पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, कोई दीवार है, या कोई इमारत है, इनके द्वारा यदि यहाँ पे जैसे मान लिया कोई अवरोध है, इसके कारण यदि यहाँ पे कोई क्या बनता है? कोई भी स्तूप बनता है, तो इस अवरोध के कारण यदि हवा की दिशा ऐसी है, या ऐसी हवा की दिशा है, तो इस अवरोध के कारण ये स्तूप का निर्माण होता है। तो इस बालू स्तूप को बोलते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। समझ में आ गया होगा। देखो, अवरोधी बालू का स्तूप में क्या है? कोई अवरोध के कारण इसके पास में ही ये मिट्टी के कण एकत्रित हो जाते हैं। इससे क्या होता है? एक आकृति बनती है, इसको बोलते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। इस प्रकार से हमने 3 को पढ़ लिया, अच्छे से समझ में भी आया होगा। देखो क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में हवा के समांतर बनते हैं, वैसे ही अवरोधी बालू का स्तूप में, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में हवा के लंबवत बनते हैं, और अवरोधी में कोई भी अवरोध के कारण निर्मित होते हैं। देखिए, अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये देखो, नाग पहाड़, अजमेर, पुष्कर और सिक्कर की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये तीनों को हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, चौथा हमारा कौन सा स्तूप है? बरखान, या उसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। देखिए, चौथा कौन सा है? चौथा स्तूप है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। देखो, ये स्तूपों का निर्माण कैसे होता है? ये एक तो जो तेज गति से हवा जो चलती है उसके कारण निर्मित होता है, या सर्वाधिक गतिशील स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। इसलिए ये बालू का स्तूप क्या है? सर्वाधिक नुकसानदायक स्तूप है। देखो, ये स्तूप क्या है? सर्वाधिक गतिशील है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है। देखो, पवनमुखी इनका जो ढाल होता है वो पवनमुखी जो हवा है या पवनमुखी है, हवा की जो दिशा है, पवनमुखी जो ढाल होता है वो मंद होता है। पवनमुखी ढाल कैसा होता है? मंद होता है। और पवन विमुखी यानी हवा की विपरीत दिशा में जो ढाल होता है वो तीव्र ढाल होता है। कैसा ढाल होता है? तीव्र ढाल होता है। देखिए, ये ऐसे कोई बालू का स्तूप है, ऐसे देखिए, इस इधर की ओर जो ढाल है, जैसे मान लिया हवा इधर की ओर आ रही है,
हवा इधर की ओर आ रही है, तो हवा वाली दिशा में कैसा है, पवनमुखी ढाल मंद होता है, इधर की ओर मंद ढाल है और इधर की ओर तीव्र ढाल है। तो इनको ध्यान रखना है कि जो पवनमुखी ढाल कैसा है, मंद है, और पवन विमुखी ढाल कैसा है, तीव्र। विमुखी का मतलब विपरीत दिशा में हवा आना, वो ढाल तो है तीव्र, और जो पवन की दिशा में है वो मंद है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो पवनमुखी और पवन विमुखी ढाल है वो कैसे होते हैं, इनके मंद और तीव्र कौन, किसका मंद होता है, किसका तीव्र होता है। देखिए इनको ध्यान रखना है। ये देखो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, भालेरी चूरू। भालेरी, जो भालेरी नामक स्थान कहाँ आता है, चूरू में। ये भालेरी चूरू नीम का थाना, जो नीम का थाना पड़ता है सीकर में, भालेरी चूरू में। एक आता है लुणकरण सर, लुणकरण सर, ये पड़ता है बीकानेर में। और एक है ओसिया, ओसिया, ओसिया पड़ता है जोधपुर में। इस प्रकार देखो जो बरखान है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। और पवन, जो पवनमुखी जो ढाल होता है वो मंद पाया जाता है, और पवन विमुखी जो ढाल होता है वो तीव्र पाया जाता है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में, नीम का थाना सीकर, लुणकरसर बीकानेर और ओसिया जोधपुर। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो पवन या हवा के अनुसार जो बालू का स्तूप का निर्माण होते हैं उनको हमने देख लिया। ये 4 प्रकार के हैं जो हवा के अनुसार बनते हैं या पवन की दिशा के अनुसार बनते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे किसके अनुसार, आकृति के अनुसार। आकृति के अनुसार बालू का स्तूप कौन कौन से, उनकी चर्चा और करते हैं। देखिए देखो किसके अनुसार देखना है, आकृति के आधार पर। अब देखो अगला है आकृति, पहला पवन के आधार पर जो बालू का स्तूप कौन कौन से थे वो पढ़े थे। अब देखो आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर देखो इनके प्रकार कौन कौन से। पहला है सीप, जो सीप है वो देखो बालू का स्तूप आकृति के आधार पर, पहला जो सीप है वो किस प्रकार का बालू का स्तूप है। सीप देखो जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा था पवन के आधार पर जो स्तूप बना था अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, तो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप की जैसी विशेषता है वैसी ही विशेषता कौन रखता है, ये सीप बालू का स्तूप रखता है। देखो इनकी विशेषता कैसी है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जैसी विशेषता रखता है, जैसी विशेषता रखता है। जिस प्रकार से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप विशेषता रखता है वैसी विशेषता कौन रखता है, सीप। अब देखो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कैसी विशेषता रखता है, ये हवा के या पवन के समांतर बनता है, समांतर बनता है। तो ये कैसा बनता है, हवा के समांतर बनता है। तो ये इनकी विशेषता याद रखनी है। देखो सीप आकार के जो बालू का स्तूप है उनकी कैसी विशेषता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जैसी विशेषता है, जैसा पवन के समांतर बनते हैं। देखिए दूसरा कौन सा है, पैराबोलिक बालू का स्तूप या परवलयाकार बालू का स्तूप। दूसरा कौन सा है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बोल दो या इसको बोलते हैं परवलयाकार बालू का स्तूप। इस प्रकार का बालू का स्तूप की देखो क्या विशेषता है, ये हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं, यानी हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं। देखिए जो पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप जो हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं और इनकी आकृति कैसी होती है, जो अंग्रेजी का
आकृति आकृति अंग्रेजी के यूं के आकार की बनती। देखिए ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, देखो इस प्रकार से ये बालू का स्तूप बनते हैं, इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। और जो हवा की दिशा है वो ऐसी हवा की दिशा है। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो कि हवा के विपरीत दिशा में बनते हैं। और देखो ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है मुख्य रूप से जो मरुस्थल है उसमें सभी जगह ही पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के सभी जगह पाए जाते हैं। देखो हमने जो आकृति के आधार पे दो स्तूपों को देखा है। पहला देखो सीप, जो कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की जैसी विशेषताएं रखता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की क्या विशेषता है, ये हवा या पवन के समांतर बनते हैं, तो वो ही सीप है। पैराबोलिक बालू का स्तूप या इसको बोलते हैं परवलयकार बालू का स्तूप। ये आकृति है ना, ये परवलय की आकृति है। तो परवलयकार बालू का स्तूप, इसकी क्या विशेषता है, ये हवा के विपरीत दिशा में बनता है। मुख्य विशेषता क्या है, हवा की विपरीत दिशा में बनते हैं और इनकी आकृति अंग्रेजी के यू के आकार की जैसी है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सभी जगह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दो की हमने चर्चा कर ली। देखो तीसरा जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है, तीसरा जो बालू का स्तूप है, तीसरा जो बालू का स्तूप है, देखो इन स्तूपों में हमें केवल ये याद रखना है कि कौन से बालू का स्तूप की कौन सी विशेषता है और किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है या किस क्षेत्र में ज्यादातर वो स्तूप पाए जाते हैं। बस यही बात ध्यान रखनी थी। अब देखो तीसरा कौन सा है, तारा। कौन सा स्तूप है, तारा बालू का स्तूप। देखो तारा बालू का स्तूप कैसा स्तूप बनता है, देखो इसमें देखो हवा की दिशा बार बार परिवर्तित होती रहती है, यानी कभी इधर से चलेगी, कभी इधर चलेगी, कभी इधर, यानी दिशा चारों ओर फैलती है। इस कारण जो तारा होता है उसकी जैसी आकृति बनती है। देखिए इसमें हवा की दिशा परिवर्तित होती रहती है, देखो इसमें हवा की जो दिशा है वो परिवर्तित होती है, बार बार चेंज होती रहती है, किसी एक निश्चित दिशा में नहीं बहती है, बार बार उसमें चेंज होता रहता है। इस बालू का स्तूप में तो बार बार चेंज होगा तो इसकी आकृति एक तारे के समान होती है, इसकी आकृति तारे के समान पाई जाती है। देखिए इसकी आकृति किसके समान पाई जाती है, एक तारे के समान पाई जाती है। जिस प्रकार से एक तारे की आकृति होती है ना, कैसी होती है, ऐसी। तो ऐसी इसकी आकृति पाई जाती है, तारे के समान इसकी आकृति पाई जाती है, क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता यह है कि हवा की दिशा बार बार इसमें परिवर्तित होती है, किसी एक निश्चित दिशा में नहीं प्रभावित होती है, बार बार उसमें चेंज होता रहता है, तो इसकी आकृति भी तारे के समान बनती है। ये बात इसमें याद रखनी। देखिए अगला जो स्तूप है, अगला स्तूप देखिए 4 नंबर का स्तूप है सब्र काफिज जो स्तूप है वो देखो कैसे बनता है। देखो मरुस्थल में छोटी छोटी जो झाड़ियां हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के पास में बालू इकट्ठी हो जाती है, उससे जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उससे क्या बोलते हैं, सब्र खाबीज बोलते हैं। सब्र खाबीज क्या होता है कि छोटी छोटी झाड़ियों के कारण, देखो छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे
निर्मित बालू का स्तूप। देखो ये प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है कि छोटी छोटी झाड़ियों के सारे निर्मित बालू का स्तूप निम्न में से कौन सा है। उसमें वो अलग अलग ऑप्शन है। देखिए ध्यान रखना है, समृद्ध बीज कब कहाँ बनता है, छोटी छोटी झाड़ियों के पास में बनता है, जो कि मरुस्थल में सभी जगह पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मरुस्थलीय, मरुस्थल के सभी जगह, मरुस्थल के सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं इस प्रकार के मरुस्थल। देखिए एक पांचवा और लास्ट है, कौन सा है, वो है नेटवर्क, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, जो कि इसमें ये याद रखना है ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी, यानी ऐसे राजस्थान की आकृति है तो इस वाले भाग में ये पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी हनुमानगढ़ से, उत्तर पूर्वी हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा तक फैला हुआ है, यानी हनुमानगढ़ से लेके और हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा तक ये फैला हुआ है। कौन सा स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क बालू का स्तूप में ये याद रखना है कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग हनुमानगढ़ से लेकर हिसार तक ये फैला हुआ है। इस प्रकार से देखो हमने स्तूपों की पवन के आधार पर जो उनकी आकृति है, पवन के आधार पे और आकृति के आधार पे स्तूपों को हमने चर्चा कर ली। अब देखो कुछ जो मरुस्थलीय शब्दावली है उनकी कुछ है, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। देखिए देखो एक होता है इंसेलबर्ग मरुस्थलीय शब्दावली में, देखिए मरुस्थलीय शब्दावली, देखिए पहला है इंसेलबर्ग। ये क्या होता है इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या होता है। दूसरा देखो एक है गिरिपद, गिरिपद गिरिपद। तीसरा है बैजादा, और बैजादा क्या है, देखिए इन तीनों को समझते हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे जो पहाड़ियां हैं, ढालनुमा पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं। तो क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में ढालनुमा पहाड़ियों को इंसेलबर्ग बोल कहा जाता है। तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश में जो ढालनुमा पहाड़ियां हैं उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। देखो गिरिपद क्या होता है, गिरिपद ये होता है जैसे मान लिया कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के पास में जो मिट्टी एकत्रित हो जाती है उसको बोलते हैं गिरिपद। क्या होता है, देखिए जो पहाड़ी है, पहाड़ी के जो नीचे तली में जो मिट्टी एकत्रित हो जाती है या एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसको बोलते हैं गिरिपद बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, किसी पहाड़ी या पर्वत के निचले भाग में एकत्रित मिट्टी को क्या बोलते हैं, गिरिपद या पेड़ीपद बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए बैजादा क्या है, बैजादा देखिए ये पर्वतीय प्रदेश के निम्न भूमि क्षेत्र जहां पे पानी या जल आकर रुकता है। देखिए बजादा क्या है, ये
पर्वतीय प्रदेश की निम्न भूमि क्षेत्र है जहां जल आकर रुकता है, यानी ये पर्वत है, इसके पर्वत के यहाँ जो इकट्ठी हुई उसको तो बोलते हैं गिरिपद। इसके बाद में और नीचे की ओर होती है जहां पे इस जो पहाड़ी से जो भी जल आता है वहां जाके रुकता है, उस पर को बोलते हैं बजादा। उसको क्या बोलते हैं? बजादा बोलते हैं, उसको बजादा बोलते हैं। और देखिए रन क्या होता है? रन या टाट। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप बनते हैं, उस बालू का स्तूप में छोटे छोटे जल के इकट्ठे हो जाते हैं और उस जल में वहां की जो लवणीय मिट्टी के कारण वो जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है और वहां निर्मित जो इस जल की आकृति को बोलते हैं रन या टाट। उसको क्या बोलते हैं? रन या टाट कहा जाता है। कार से हमने बालू का स्तूपों को अच्छे से हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो अगली जो दूसरा हमने भौतिक विभाजन किया है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।